नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र तीसरा दिन आज संपन्न हो गया और सबकी निगाह यदि कहीं थी तो वो थी लोकसभा स्पीकर पद को लेकर। नेता प्रतिपक्ष बन चुके राहुल गांधी ने दांव खेलना शुरू कर दिया है और आज कुछ ऐसे दांव उन्होंने संसद में खेले। संसद के बाहर जो उनकी चालें रही या मूव्स रहे वो निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल के लिए एक सेटबैक्स रहे। चौंकी सत्ता से जुड़े जो लोग हैं, सत्तारूढ़ दल है, बेंचेस हैं, उनके चेहरे पर वो अवसाद या चेहरे पर जो आश्चर्य साफ नजर आ रहा था। ये उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा विपक्ष की ओर से जो चौंकाएगा और वही कुछ हुआ। सत्तारूढ़ दल कोशिश में थी और फिर जो कुछ उसकी ओर से हुआ कि वो डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कहीं कदम पीछे खींचती दिखी तो वो एक दांव खेला था राहुल गांधी ने, वो कहीं सफल साबित हो गया। और आज जब सदन समेत हुआ और जो स्पीकर के चुनाव को लेकर दुगदुगी थी सत्तारूढ़ दल में या मोदी या शाह में या उनके पूरी के पूरे कुनबे में, वो उसको कहीं ना कहीं एक राहत प्रदान कर दी विपक्ष ने बड़ा दिल दिखाकर। लेकिन अभी सत्ता पक्ष का जो गुरूर है या सत्ता पक्ष का जो अहंकार है वो जाता दिखता नहीं है। कुछ ना कुछ पीछे हुआ होगा तय, शायद तभी वो जो चाल चली थी वो वापस ले ली। लेकिन अब जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक पूरी की पूरी परिपक्वता तो पहले ही राहुल गांधी में नजर आने लगी थी, आज कुछ और आगे बढ़ती दिखी। और जो कुछ उनके घटक दल हैं, इंडिया अलायंस जो है, उसमें ममता बनर्जी से बातचीत भी उन्होंने की और वो भी निकलकर सामने आ गया। तो कुल मिलाकर जो शुरू हुआ है खेल, इस खेल में आगे बहुत कुछ मजा आने वाला है। सत्तारूढ़ दल जो सोचकर चल रहा था कि नहीं बहुत कठिनाई नहीं होगी, तो वो कठिनाई का दौर शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं पहले दिन जो अगर हम कहें नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जो पहली बार सदन में पहुंचे राहुल गांधी भारी पड़ते नजर आए। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे और विषयों पर बात करने के लिए जो हमारा ये नियमित 6 बजे का कार्यक्रम होता है, एक खास पैनल जुड़ता है। उस खास पैनल से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। जुड़ गए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं, राकेश अचल जी हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मण कुची साहब और कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत करता हूं प्रदीप सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपने देखा होगा जो संसद में जिस तरीके के मूव हुए कि जैसे अगर शतरंजी भाषा में बात करें तो घोड़े ने ढाई घर चला, शह की एक स्थिति में पहुंचे और फिर बाद में छोड़ दिया गया कि चलो खिलाड़ी थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, फिर से खेलना शुरू करिए। वो शह को मात में जो बदलने के ठीक पहले एक अवसर दिया गया। क्या टिप्पणी, क्या प्रतिक्रिया आपकी प्रदीप सर? देखिए, स्पीकर के पद पर तो ये था ही कि इन लोगों को उम्मीद थी इंडिया को कि नायडू साहब और जनता दल कुछ खेल करेगा, तो फिर इनके सपोर्ट से अगर वो नहीं मानते हैं तो स्पीकर का चुनाव विपक्ष का हो जाएगा। इस समय संख्या बल से तो वो होता नहीं। फिर जो मुझे पता चला, इंडिया में भी कुछ लोगों का, कुछ घटक दलों का मानना था कि हम लोग डिवीजन न कराएं, वोटिंग न कराएं, क्योंकि इनमें भी कुछ मतभेद थे, कंट्रोवर्सी थी, वो सब सामने आ जाएगा। कुछ लोग सामने नहीं आना चाहते, कुछ लोग पीछे रहना चाहते हैं। तीसरे मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर के खेल पे जो है, डिप्टी स्पीकर पे कोई समझौता शायद हो गया है, क्योंकि स्पीकर पद किसी तरह भी छोड़ नहीं सकते थे, या नायडू उडू का दबाव होगा कि साहब डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं, जो परंपरा है, उसमें विपक्ष को देने में कोई हद नहीं है। तो इस तरह से उनके घटक दलों का दबाव होगा, उसके वजह से ये कर दिए होंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चीज रही, देखिए संजीव जी, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 10 साल से राहुल गांधी का प्रशंसक हूँ। ये भारत यात्रा होता के बहुत पहले से, क्योंकि मेरी 4-5 बार उनसे बातचीत हो चुकी है। जब मनमोहन सिंह थे स्टार पार्टी में, फिर पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में हम लोग 3-4 बार। तो उस आदमी के विजन से, उस आदमी के बात से मुझे लगता था कि ये दूर लंबे रेस का घोड़े हैं। और वैचारिक तौर पे ये बात मैं कई जगह बोल चुका हूँ यहाँ कि आज आपको राहुल लग रहा है ऐसा,
मुझे तो राहुल बहुत पहले, मुझे तो वही राहुल लग रहा है जो 10 साल पहले जानते थे। आज जो उन्होंने एक बात कही है, वो मैं 25 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ। ये जो झगड़ा चलता है पार्लियामेंट में, गलती किसकी, विपक्ष किस हंगामा करके रोकता है और सत्ता पक्ष ये कहता है कि वो संसद को चलने नहीं देते। हम कई बॉटम लिख चुके हैं, कितना रुपया पर आवर के हिसाब से खर्च होता है और कितना, ये सब हम लोग आज से 15 साल पहले स्टोरी कर चुके हैं। आज जो सटीक उसका आंसर दिया है, अब आप सोचिए 25 साल मेरा भी पार्लियामेंट कवर करते अनुभव हो गया, लेकिन आज जो राहुल ने कहा वो बॉटम लाइन है। सर, राहुल गांधी ने कहा कि द क्वेश्चन इज नॉट हाउ एफिशिएंटली द हाउस इज डन, मैं कोट कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास वो क्वेश्चन वाइट, आप बोले तो मैं वाइट सुनाता हूँ, वो देश की जनता भी सुने उसको। मेरे पास है राहुल गांधी ने जो कहा है, मैं सुनाता हूँ। उसके पहले मैं अजय शुक्ला जी का बहुत स्वागत करूंगा, अजय सर का, और साथ साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे और हेमंत कुमार साहब, दोनों का बहुत स्वागत है। मैं पहले वो राहुल गांधी की जिस भाषा आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं वो सुना देता हूँ। मेरे पास है वो बाइट, मैं सुनाता हूँ, सुनिए। ठीक है, आप सुना दीजिए, हम उसको व्याख्या कर देते हैं। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ जी। ये शायद ये असदुद्दीन ने ओवैसी की बाइट इन लोगों ने लगा दी, शायद मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी को। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अच्छा, ये तो अंदाज, ये अंदाज तो उन्हीं का है, बिरला साहब का। ये बन गए, उन्हें मौका मिल गया, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते। वो जो अंदाज है वो छोड़ना नहीं चाहते। ये देखिए, वो जो अंदाज था पिछला, वैसे ही कुछ अब और आगे बोलेंगे, सुनिएगा। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाए करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जी, देखिए, ये अंदाज वही है जो वो उनका अंदाज है। मुझे लगता है कि शायद वो बाइट में गड़बड़ी रखने में हुई है। जी, आप बोलिए, आप बोलिए। ये अंदाज इसलिए भी है, ये राहुल गांधी है मेरे पास, मिल गया, राहुल गांधी मिल गया मुझको। मैं सुनाता हूँ राहुल गांधी क्या बोल रहे। ये ले जाते हुए ये भी एक दृश्य था आज कि देखिए, जो मोदी पसंद नहीं किया करते थे या उनसे कन्नी काटते थे, आपके चेयर है, साथ साथ में। और इसमें एक बात और देखने, जो मोदी की जो स्पीकर का अंदाज होगा जब वो राहुल गांधी से मिलेंगे, और मोदी से मिलते वक्त पूरा झुकना उनका, ये देखिए, ये झुकना, और राहुल गांधी से तनकर खड़ा। राहुल गांधी से जब मिलेंगे तो देखिए, ये कोई लोच नहीं है। मुझे लगता है वो जो मेरे पास, मैं जिसको शायद रखने में गलती हुई है, मेरी डेस्क से गलती हुई है, मैं क्षमा चाहूंगा। आप कंटिन्यू करिएगा प्रदीप सर। तो आप मुझे पूरा बोल लेने दीजिएगा, तभी लाइएगा उसको। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने यही कहा जो कि कितना कुशलता एफिशिएंटली आप चलाते हैं सदन, ये वो नहीं है कि आप 150 लोगों को बाहर निकाल के सदन चला लें, आप 4 लोगों को चुप करा के सदन चला लें, वो नहीं है। जितना कि आप देश की आवाज, भारत की आवाज, जनता की आवाज यहाँ कितनी सुनी जाती है, उसके लिए सदन है, उसके लिए पार्लियामेंट है। मतलब पूरी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को उन्होंने 2 लाइन में डिफाइन कर दिया कि साहब, यहाँ ये नहीं है कि केवल बिल पास करें, हम आके बिल भी कैसे पास करें। बिल भी जो प्रतिनिधि है, सदन के जो प्रतिनिधि है, जनता के जो प्रतिनिधि है, उनके जरिए बिल पास होता है। वो बिल पर अगर आवाज न दे, वो बिल पर सजेशन न दे, तो फिर जनता का बिल, जनता की आवाज कहां से हुई। तो ये जो बॉटम लाइन उसने आज उन्होंने कही, और एक धमकी भी दी, साथ में उनको इंस्ट्रक्ट भी किया, जो इससे तिलमिलाए होंगे, बहुत देर तक तिलमिलाए रहेंगे वो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि विपक्ष की आवाज साइलेंस करके इफेक्टिवली सदन चलाएंगे, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक है। स्पीकर को सीधे हिदायत दिया उन्होंने कि अगर साइलेंस करके जो करते रहे आप 10 साल, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जो प्रतिपक्ष नेता बने हैं, और जो आज उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई, और जिस शालीनता से उन्होंने बधाई देते हुए अपनी विपक्ष की सदस्यों की, जनता की बात रखी,
वो रियली बहुत मैच्योरिटी की तरफ इशारा करती है, और साथ में ये भी इशारा करती है कि आप ये देखिए सदन होता क्यों है। जो बाहर घटनाएं होती है वो आखिर जनता का प्रतिनिधि कहाँ उठाएगा? सदन में उठाएगा। कहीं बाढ़ आती है मान लीजिए, कहीं दंगे में लोग मरते हैं, किसी राज्य में 1 महीने से हंगामा हो रहा है, लोग दोनों तरफ के लोग मारे जाए, जैसे मणिपुर राज्य है, किसी राज्य की सरकार जो है बुलडोजर चला के खुद कानून अपने हाथ में ले ली है, फैसला अपने अदालत खुद अदालती कार्रवाई कर रही है। तो इन सब के खिलाफ या तो आप आंदोलन करें, सशस्त्र क्रांति करें, या तो डेमोक्रेटिक फॉर्म में आएंगे तो आप उसकी आवाज उठाएंगे। आवाज उठाने के लिए सदन है, चाहे वो राज्य का सदन हो चाहे यहाँ का सदन हो, तो आप वहां पे उठाने नहीं देंगे। आप कहेंगे, आप नोटिस देंगे तो नोटिस को आप अलाउ नहीं करेंगे, नोटिस में बोलने भी नहीं देंगे। चल रहा था, लगातार चल रहा था। लेकिन ये जो 2 दिन से ये बातें बोली जा रही हैं, उससे जो मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं वो ये कि अब ये जो विपक्ष है, जो राहुल गांधी के, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो विपक्ष है, कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो डू और डाई के मूड में है जी। वो नहीं छोड़ेगा ऐसे। वो चाहे सदन के बीच जाना पड़े, चाहे हंगामा करना पड़े, चाहे कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़े बाहर, वो आसानी से अब चुप रहने वाला नहीं है। और अब जो सीबीआई चीफ के अपॉइंटमेंट्स हैं, तो सारे संवैधानिक पूरे अधिकार सर प्राप्त हो गए उनको, नहीं, राहुल गांधी चूंकि प्रतिपक्ष के नेता हो गए, तो इसलिए 3 सदस्य में से 1 सदस्य वो भी हैं। बिल्कुल तो सब मिला के मुझे लगता है कि बहुत सही समय पे ये सारे डिसीजन हो रहे हैं, और ये सारी चीजें अपोजिशन को राहत दे चाहे नहीं, हमको, आपको और देश की उस जनता को जरूर राहत दे रही है कि शायद 10 साल से जो हम लोग डेमोक्रेसी खोई थी वो अब वापस आ गया। जी नहीं, निश्चित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा लगता है हम डेमोक्रेसी की ओर लौटे हैं। और देखिए, जो परिपक्वता की बात थी, वो परिपक्वता हम लगातार देख रहे हैं, उनमें बढ़ती जा रही है। और वो एक हम्बलनेस तो उनकी है ही, जिससे उन्होंने दिल जीता, शायद जो अपनी जगह बनाई, जो पप्पू साबित करने का प्रयास था, उसे दूर डाला। मैं अजय सर को जाना है, अजय सर के पास मैं पहले जाऊंगा, सबसे क्षमा चाहते हुए, क्योंकि अजय सर को पहुंचना है, कहीं उनकी 6:30 बजे एक दूसरा कोई कार्यक्रम है। तो अजय सर, जो पूरा अब तक का जो हमने 3 दिन से देख रहे हैं और जिसपे हम आज डिबेट कर रहे हैं, कि वो चाहे राहुल गांधी हो और साथ साथ जो उनकी पूरी टीम है, मैंने जो ओपनिंग रिमार्क में भी कहा, साथ साथ अगर अनुमति दे तो मैं वो अखिलेश यादव की भी जो अभी बात की, और सभी ने लगभग जितना विपक्ष है, और वो कहीं सत्ता पक्ष के लोगों की भी मन की बात है, जिन्होंने वो झेला है, पिछला 5 साल झेला है, उनके मन में भी कहीं ना कहीं वो पीड़ा और वो है, चाहे मंत्री हो या बीजेपी के विधायक सांसद हो, उन्होंने भी वो माननीय स्पीकर साहब को देखा। तो मैं अखिलेश यादव की भी नसीहत मेरे पास है, बाकी तो सभी ने लगभग यही नसीहत दी है, लेकिन इसमें कुछ सार छुपा है, मैं सुना के दिखा के फिर मैं अजय सर आपसे टिप्पणी लूंगा। सत्ता पक्ष पे भी रहे, अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके साथ आपके साथ है। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये अजय सर, यही संदेश सब में छुपा है, और कहीं ना कहीं वो तंज भी है। पुराना जो उनका दौर था 5 साल का, वो उसको भी कहीं सुधारी है, अब अपने आप को सुधर जाइएगा, ऐसा कुछ भी संदेश उसके पीछे छुपा है। आपकी टिप्पणी सर।
नहीं, बिल्कुल सही है। आप देखिए बहुत अच्छे अंदाज में और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा, निश्चित रूप से वो सीमेंट की बात की, जो दरारें दिखा दी, उन्होंने वह बात की कि जो जिस तरीके से कुर्सी की ऊंचाई की बात की, तो स्वाभाविक सी बात है, पुरुषोत्तम दास टंडन हमें सबको याद है, उनके जैसा एक स्पीकर होता था उसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। और यहां पर भी आप सोचिए कितने बड़े बड़े महान स्पीकर हुए हैं। आज स्थिति है निश्चित रूप से कुर्सी जितनी ऊंची होनी चाहिए, अब ऊंची का मतलब भौतिक सामान्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो आदमी कहेगा लगता है और ऊंची कर दो। ऊंची जिन भावनाओं के साथ है, जिन संवैधानिक ऊंचाइयों के साथ है, जिन मर्यादाओं के साथ है, उसका जिक्र है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया है। और जिस तरीके से उन्होंने इशारे का जिक्र किया, वह भी अपने आप में बड़ी चीज है कि किसके इशारे से चलना चाहिए, दूसरा इशारा नहीं। तो वो भी उन्होंने कहा, हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और चंद मिनटों बाद ही दिखाई दिया कि इशारे से ही चल रहा है। बहरहाल उसके पहले आप देखिए राहुल गांधी ने उन्हें दिखाया कि आप राजनीति की ताकत जरूर है आपके पास, सरकार के पास, उसके मुताबिक आप वो करेंगे, लेकिन विपक्ष भी भारत की आवाज है और वो आवाज जो हर उन चीजों को लेकर के है जो आम जन की उससे निकलती है और उस आवाज को नहीं दबना चाहिए, झुकना चाहिए। तो बड़ी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। निश्चित रूप से आज एक स्थिति ये थी कि आप देखिए नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमा और सारी चीजें अपने आप में दिख रही थी। जब वो राहुल गांधी, जिनको कहते थे कौन राहुल, वो जब सामने खड़े थे, बुलाना पड़ रहा था, उनसे हाथ मिलाना पड़ रहा था, उनके साथ साथ चलना पड़ रहा था। प्रोटोकॉल वाइज जो है प्रधानमंत्री के बाद में उनका नंबर आता है, तो स्वाभाविक सी बात है सदन में यदि नेता सदन होगा तो फिर नेता प्रतिपक्ष भी होगा। तो उस स्थिति में 10 साल बाद भारत को नेता प्रतिपक्ष मिला है लोकसभा में, तो आप इससे समझ सकते हैं कि अब तमाम सारी स्थितियां बदली हुई हैं। और इन बदली हुई स्थितियों में आज भी लेकिन सरकार का जो एक कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, उस स्टाइल में कमोबेश आज भी दिखाई दिया। जिस तरीके से रुदाली कर रहे थे आपातकाल को लेकर के, यदि इतना ही आपको है, सचमुच आपको उससे पीड़ा है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उस पे सदन पे चर्चा करो और जितने दस्तावेज हैं जो आज तक सील बंद है खुलवा दो। वो रॉ की और आईबी की रिपोर्ट खुलवा दो, खुद नंगे हो जाएंगे। कौन कौन लोग सीआईए एजेंट थे, कहां से फंडिंग हो रही थी, क्या था, इसके तमाम सारी चीजें दुनिया में। इंडियन एक्सप्रेस में इसको लेकर के 2 खबरें मैंने पढ़ी हैं जो पुरानी, कि जिनमें है कि कौन कौन लोग सीआईए एजेंट का काम कर रहे थे। इसके अलावा भी और है। तो किसके इशारे पर हो रहा था, ये सारा आपातकाल लगाने की मजबूरी क्यों आई, वो सब सामने आ जाएगा। और जब हम सामने आ जाएगा तो पूरे भेद खुल जाएंगे। इसीलिए घबराहट, और इसी घबराहट में ये सारी चीजें हो रही। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि विपक्ष बड़ा सकारात्मक था। उसने जो विपक्ष की भूमिका है, राहुल गांधी ने बताया कि हमारा जो कर्तव्य है, वो उन्होंने बताया कि हमारा कर्तव्य है कि हम जनता की आवाज को उठाएं। विपक्ष का यह कर्तव्य है और हम उठाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, वही होना चाहिए और वो आवाज उठनी चाहिए, वो मुद्दे होने चाहिए। जितना शालीन तरीके से जैसा आज भाषण था, मुझे लगता है कि एज ए एलओपी बहुत आदर्श भाषण था राहुल गांधी का। और उनके साथ साथ विपक्ष के जो उनके साथी हैं, उन सब के भी भाषण बहुत अच्छे थे। कुछ मुझे नहीं अच्छे लगे, भले ही आप छोटी पार्टी से हो, कुछ भी हो। एक समय में भारतीय जनता पार्टी के भी 2 सदस्य होते थे, तो कई सारे ऐसे लोग हैं तो जो ये रोना रो रहे थे कि हम छोटी पार्टी हैं, हमें मौका दे देना, हमें वो कर देना। मतलब भीख मांग रहे हैं आप क्या? आपका हक है, आप ये कहिए कि हाँ
हमें हक मिलना चाहिए। लेकिन आप जब भीख मांग रहे हो तो बड़ा अजीब सा लगता है, वो जरूर मुझे नहीं ठीक लगा। लेकिन बाकी सारी चीजें ठीक लगी कि हाँ जरूर है, और आवाज उठनी चाहिए, बात होनी चाहिए, मुद्दों पे होनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा आगाज है। और जो राहुल और अखिलेश की जोड़ी है उसका जो पूरा दिखाई दे रहा है सदन में लगातार, वो अपने आप में बता रहा है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है, उनके लिए बड़ी संकट की स्थिति है। और एनडीए को भी, क्योंकि जो दल आज उधर खड़े जरूर हैं वो आज लोकतंत्र से गद्दारी कर रहे हैं। लोकतंत्र से गद्दारी इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि जनता के मुद्दों पे तो बोलना पड़ेगा, चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। याद करिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासनकाल, तमाम सारे सत्ता पक्ष के ही लोग सवाल उठाते थे, घेरते थे अपनी सरकार को, नेहरू जी को घेरते थे और न जाने क्या क्या कहते थे। आज आप बताइए, नेहरू जी की पार्टी के सांसद थे, मंत्री भी रहे, उन्होंने कहा था ये अपने बाल जो है वो कर दीजिए, क्या नाम है आपका, गर्दन काट दी जाए इसी उसमें यदि गंजा है ये। तो याद करिए इस तरह से कहने की हिम्मत होती थी। वो लोकतंत्र होता था, वो लोकतांत्रिक परंपराएं कायम होनी चाहिए। क्या नाम था, महावीर कुछ था नाम। तो इस तरह से ये चीजें होती थी। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। आज आप देखिए बिल्कुल जैसे गुलामों की तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं। जनता के लिए आए हैं आप, दोनों जनता के लिए आए, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक को करना है, एक को करने के लिए आपको सचेत करना है। राइट, इसमें कहीं बुरा नहीं लगना चाहिए। जी बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। और देखिए आपने जो बात कही अजय सर, मुझे याद है कि वो छोटा तीर घाव गंभीर, वो भी एक शैली है। दूसरा हमने देखा है कई बार सदन में अकेला भी जो चना है भाड़ फोड़ता है। हम तो मध्य प्रदेश विधानसभा भी, अरुण सर बताएंगे, हमने एक ऐसे शख्स को भी देखा है, वो नंगा फकीर कहलाता था, पंडित रामलखन शर्मा। मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते और अपनी बातों को मनवा लिया करते थे। मुद्दे ऐसे होते थे आपके कि वो सुनने के लिए आसंदी और सत्ता पक्ष विपक्ष सबको मजबूर होना पड़ता था। खैर, मैं जाऊंगा अपने हेमंत जी के पास जाना चाहूंगा। मैं सर अरुण सर की मैं पूरी टिप्पणी जो है अध्यक्ष ही लूंगा, क्योंकि आप बहुत सारे, आप इस पे पूरा निचोड़ आपसे मिल जाएगा मुझे पता है। तो हेमंत सर, जो हमने ये वो सांसद थे महावीर त्यागी। महावीर, ठीक ठीक, मुझे याद नहीं था सर, मुझे नहीं था याद। आप बिल्कुल, आपने दुरुस्त किया हमारे दर्शकों को, आपका धन्यवाद। हेमंत सर, ये कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, कुछ वैसा ही नजारा हम देख रहे हैं। अभी जो प्रदीप सर ने कहा कि हम तो 10 साल से चीजें देख रहे हैं, हमने बदलते देखा है। हम शुरू में कहीं जो राहुल गांधी का जो कुछ आचरण ऐसे रहे जिससे उनको काफी एक नुकसान पहुंचा उनकी छवि को, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ किया। तो जो अब ये शुरुआत है, आगाज है, इस आगाज पर आपकी टिप्पणी हेमंत सर। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा। धन्यवाद संजीव जी। जी, आज जो कुछ भी सदन में दिखा, एक तो स्पीकर के चुनाव को लेकर के, फिर उसके बाद जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो भाषण था, तो इन लोगों ने कैटेगरिकली ये अध्यक्ष महोदय को, ओम बिरला जी को, आप समझिए कि वो सदन में नंगा किया पहले, कि आप किस तरह से पक्षपाती हैं, किस तरह से भेदभावपूर्ण आपका रवैया है, इसको उन्होंने कैटेगरिकली वहां पर बताया। और ये पूरे देश के लोगों ने देखा कि उनके भेदभावपूर्ण रवैये पर, उनके पक्षपाती रवैये पर विपक्ष के लोग उनको क्या बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो उनको जो कहते हुए सुना गया, जो वो अपने आसन पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि जब स्पीकर खड़ा होता है तो सदन में जो सदस्य हैं वो बैठ जाते हैं, और मैं 5 सालों में फिर ऐसा कुछ देखना नहीं चाहता हूं। क्या बोल रहे हैं वो लग रहे हैं कि किसी डिक्टेटर की तरह वो बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा रवैया है, और दूसरी ओर कि आप इंदिरा गांधी के उस आपातकाल की याद करते हैं, मौन धारण करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो ये प्रकारांतर से दिखाता है कि आप जो 10 सालों तक आपने जो तानाशाही चलाई है, उस तानाशाही का ये तीसरा फेज शुरू हो रहा है। और जिन लोगों को ये भ्रम है कि सरकार अब गिर रही है, तब गिर रही है, मुझे लगता है कि उनको अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के भरोसे ये
गुमान पाला जा रहा था कि नायडू और नीतीश कुमार, ये लोगों ने अपना ये पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं इनके सामने में, और मोदी जी को ये ताकत वहीं से मिल रही है कि ये इनके अब हम किसी के वश में नहीं है। और वो ओम बिरला को जब लेकर के आया गया था, तो मुझे तो विपक्ष के उस रवैये से भी आपत्ति थी कि जब ओम बिरला को जब सहमति और सहयोग की बात मोदी जी कर रहे थे, विपक्ष को ओम बिरला के सवाल पर उस समय आपत्ति करनी चाहिए थी कि आप अगर अपना उम्मीदवार लेकर के आ रहे हैं स्पीकर के रूप में, तो अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करें, और ओम बिरला को हम समर्थन नहीं देंगे, आप दूसरा कोई उम्मीदवार दीजिए, हम लोग उसका समर्थन करेंगे, लेकिन ओम बिरला जैसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये मूव पहले भी होना चाहिए था। तो आज का जो पूरा रवैया है वो एक तरह से लग रहा है कि मोदी की तानाशाही का तीसरा फेज शुरू हो रहा है, और उसी रूप में ये विपक्ष के खिलाफ एक तरह से वो बुलडोजर वाली नीति लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले सहयोग और समर्थन की बात की, और उसके बाद सहयोग समर्थन की बात वो इस तरह से कर रहे थे जैसे ये संदेश दे रहे थे कि आप समर्पण कर दीजिए हमारे सामने में। सहयोग और समर्थन दो तरफा होता है, सिर्फ सहयोग और समर्थन लेना नहीं होता है बल्कि देना भी होता है। आपने देने के लिए कौन सी बात की? जब उपाध्यक्ष की बात आई तो उस समय आपने कह दिया कि ये जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? तो आप एक तरह से जो अड़ियल रवैया और आपने जो तानाशाहीपूर्ण जो व्यवहार आपने दिखाया, उससे ये साफ हो गया हुआ है कि जो मोदी जी की सरकार जो है, इनकी पार्टी, वो विपक्ष के खिलाफ एक तरह से वो बुलडोजर की नीति पर ही आगे बढ़ने वाली है। और इसीलिए वो उनके अध्यक्ष जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो लग रहा है कि किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और अपने छात्रों को डांट रहे हैं। वो तो उनके व्यवहार का की वो कंटिन्यूटी है जो पहले उन्होंने किया है। एक साथ 140 सांसदों को संसद से बाहर फेंकवा दिया उठा करके, तो लोगों की संस्था खत्म कर दी। अब ये 2 जुलाई को तो राहुल गांधी के खिलाफ वो अवमानना वाले मामले में वो सुनवाई भी होने जा रही है। वो डेट भी आ गया, कहां से डेट वो आ गया इस पर भी आप सब लोग गौर कीजिए कि आखिरकार अचानक वो डेट कहां से आ गया। अब तक वो मामला दबा हुआ था, पहले क्यों नहीं आया, अब अचानक वो डेट आ गया है। तो राहुल गांधी की मौजूदगी भी मोदी जी के लिए असहज है, विपक्ष की वो ताकत भी मोदी जी के लिए असहज है। मोदी जी को जनता ने खारिज किया, लेकिन मोदी जी ये साबित करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं, हम तो सरकार में थे, हम सरकार में हैं, हम प्रधानमंत्री थे, हम प्रधानमंत्री हैं, कुछ नहीं बदला है। वो जो जनता ने इनको 240 पर लाकर समेट दिया, तो होना तो ये चाहिए था कि नेता बदल देना चाहिए था, सत्ता पक्ष को अपना दूसरा नेता तय करना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। मोदी जी ने अपने लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया जिसमें वो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में लेकर के आ गए। लेकिन अब वो ये विपक्ष के साथ न तो कोई सहयोग न कोई ये उसमें समन्वय की बात है, बिल्कुल विपक्ष के खिलाफ एक तरह से तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाना है। और ये अपने आप बताइए कि जब जिस आपातकाल की आलोचना कर रहे हैं आप, तो क्या इंदिरा गांधी की वापसी नहीं हुई थी? इंदिरा गांधी की वापसी तो वोट से ही हुई थी, जनता ने उनको चुना था। आपातकाल की उनको सजा भी मिली और आपातकाल के बाद वो जनता ने फिर उनको चुन करके भेजा, तो जनता ने सजा भी दिया और जनता ने पुरस्कार भी दिया उनको, उनकी गलतियों की उनको सजा भी मिली। लेकिन उस समय बाला साहब देवरस क्या कर रहे थे, जो संघ के प्रमुख थे, उनका क्या उन्होंने क्या कहा था आपातकाल के बारे में? वो तो ऑन रिकॉर्ड है वो। तो आपातकाल को लेकर के जिस आप हेमंत सर आप कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं इमरजेंसी पे तो हम चर्चा कर चुके हैं। नहीं वही मैं होलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं बात कर रहा हूं कि सदन में जो रवैया था, वो विपक्ष ने जो कुछ भी कहा, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने जो स्टैंड लिया, वो ठीक है, लेकिन जो सरकार का रवैया है, उस रवैये को आपको गौर से देखना पड़ेगा कि आखिरकार सरकार किस दिशा में जाना चाह रही है। सरकार समन्वय और सहयोग की दिशा में नहीं जाना चाह रही है, और विपक्ष को आज की तारीख में संसद से लेकर के सड़क तक लड़ने के लिए तैयार होना होगा, वरना आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ये इसका एक तरह से संदेश यही है कि संसद से लेकर के सड़क तक आपको लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल हेमंत सर सही कह रहा हूं। मुझे लगता है विपक्ष इसके लिए प्रिपेयर्ड है, उसे पता है, क्योंकि पता ना होता उनको कि ये कल राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि कहते कुछ है करते कुछ है। उनको मालूम है, उन्हें पता है कि हमें किन किन मुश्किलों में हमें भी सामना करना और किन मुश्किलों में इन्हें डालना उन्हें पता है। राकेश सर, ये जो बात है
क्या अब ये निरंकुशता रह पाएगी, चाहे वो स्पीकर हो, भले ही आज पहला दिन उनका बनने के बाद था, पुनः बनने के बाद, और मोदी भी उनके चेहरे और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज सारी कहानी तो कह रही है। अब इतना इतना जो पिछला जो कार्यकाल था, यदि जो मोदी 2 देखें, क्या वैसा कुछ आप दृश्य देख पाते हैं कि ऐसा बुलडोज किया जा सकेगा विपक्ष को? धन्यवाद संजीव भाई। देखिए, अभी जो साथियों ने कहा है वो उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए, लेकिन मेरी समझ में, जो मैं सुबह से आज टीवी के पर्दे से चिपका था, मैं देखता नहीं हूँ टेलीविजन, लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन था, जी, तो मैंने जो पाया, मुझे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल होने के बाद और सत्ता में वापस आने के बाद भी 10 साल का जो उसका अनुभव है उसको भूल के वो फिर से उस भूमिका में खड़ी दिखाई दी आज संसद में, जो प्रतिपक्ष की भूमिका होती है। उन्हें अभी सत्ता पक्ष में रहने का न तो भान हुआ है, 10 साल बाद भी उन्हें लगता है वो प्रतिपक्ष में है। आज जो आपातकाल की जो बात सदन में हुई चुनाव की औपचारिकता के बाद, उससे जाहिर है कि वो आज भी देश की जनता के सामने हौवे खड़े करके अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चुनाव में भी उन्होंने यही किया, मंगलसूत्र से भैंस सब आपको याद है, इतने हुए खड़े किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो 303 से घट के और 242-40 पर आ गए। तो देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने प्रस्तावना में शुरू की थी, वो राहुल गांधी की। अब राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, ये बड़ी बात है और बड़ी खबर है इस देश के लिए, इसलिए कि वो एक विरासत से आए हैं। उनकी माँ प्रतिपक्ष की नेता रही, उनके पिता प्रतिपक्ष के नेता रहे, और इधर जो लोग हैं, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हों, इनकी कोई विरासत नहीं है। इनके परिवार में कोई लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, कभी इनको मौका ही नहीं मिला। ये विरासत जानते नहीं है कि सदन में किस तरीके से व्यवहार किया जाए, तो ये इनके लिए बड़ा असहज अवसर है। पहली बार 10 साल के बाद 11वें साल में कि जिस आदमी को ये पप्पू कहते रहे, उस आदमी को संवैधानिक जिम्मेदारी देकर उसको अपने बगल में खड़े करें, उसका वही सम्मान हो जो एक प्रधानमंत्री का होता है। कैबिनेट के दर्जा आपके पास है, कैबिनेट का दर्जा प्रतिपक्ष के नेता के पास है। उसके आप जो निर्णय भविष्य में करेंगे, जिन महत्वपूर्ण निर्णयों को आपको करना है, चाहे वो केंचुआ नया आपको चुनना हो, चाहे कोई नया नाग चुनना हो, सब में आपको राहुल गांधी की प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्थिति दर्ज करनी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि राहुल ने एक तो ये संकेत दिया अपने प्रारंभिक भाषण में कि वो दरिया दिली के साथ राजनीति करना चाहते हैं, विपक्ष की पूरे अपने गठबंधन को लेकर के। पिछले 24 घंटे में पर्दे के पीछे क्या हुआ और कैसे ध्वनि मत से माननीय बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष चुन गए, ये तो अब प्रदीप जी खोज खाज के 2-4 दिन बाद बताएंगे। लेकिन देश जो समझ रहा है वो ये है कि कांग्रेस ने और प्रतिपक्ष ने दरिया दिली दिखाई। और चूंकि देखिए, संदेश केवल भारत की जनता को नहीं जाता, पूरी दुनिया में लोग अब आजकल सजग हो गए हैं। वो देखते हैं पर्दे पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो उसमें तो वो परीक्षा में राहुल गांधी ने 10 में से 10 अंक अपने हासिल कर लिए। और जिस अध्यक्ष को लेकर के आज का दिन था समर्पित, उस अध्यक्ष ने 10 मिनट बाद ही पद का जिम्मेदारी लेने के 10 मिनट बाद ही अपने उस स्वरूप को प्रकट कर दिया जो पिछले 5 साल में उन्होंने किया। एक कठपुतली की तरह वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, और उन्होंने जिस पक्षपात के साथ, जिस बेशर्मी के साथ, मैं विशेषाधिकार हनन के मामले से नहीं डरता कि आप लोकसभा अध्यक्ष के बारे में क्या कह रहे हैं। हकीकत ये कि उन्होंने जिस बेशर्मी के साथ 5 साल सदन चलाया, 100-150 सदस्यों को एक मुश्त उठा के बाहर फेंक दिया, और फिर वो जो उपलब्धियां आज माननीय प्रधानमंत्री गिना रहे थे कि इनके कार्यकाल में ये बिल पास हुआ, वो बिल पास हुआ, वो एक आप गूंगी संसद से अगर कोई निर्णय करा के बाहर निकल आए तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो अब आने वाले दिन में देखिए, टकराव भी होगा, हंगामा भी होगा, लेकिन अब 150 लोगों को आप उठा के बाहर नहीं फेंक पाएंगे। तो आपके पांव में हमेशा एक कांटा चुभता रहेगा, आप दौड़ के भाग के अपने काम नहीं कर पाएंगे। आपको जो भी करना होगा सदन की सहमति से करना होगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर नहीं पाएगी, और बहुत जल्द, साल 6 महीने 1.5 साल में वो इस जिम्मेदारी से भाग खड़ी होगी। हो सकता है बीच में चुनाव करा दे, क्योंकि उसको
तो तानाशाही तरीके से काम करने की आदत है और वो विपक्ष का हर्डल बार बार सहना पसंद शायद ही कर पाए। ये बात अलग है कि उसकी जो बैसाखियां हैं वो इस समय इतनी लचीली हैं कि वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन विपक्ष तो है, विपक्ष तो मुखर है और विपक्ष में सब नौजवान पीढ़ी के लोग हैं। अखिलेश ने जिस ढंग से तंज किया कि आप इशारों पर चलाते हैं सदन को, लेकिन आप खुद किस इशारे पर चलते हैं, इसको ध्यान रखिए। इससे बड़ा तमाचा नवनिर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष के लिए क्या हो सकता है। तो मुझे बहुत उम्मीद है प्रतिपक्ष से, राहुल गांधी से, और राहुल गांधी के बाद जो उनके सहयोगी दल है उनसे, और जो थोड़े बिदके हुए लोग हैं, ममता बनर्जी जैसे लोग, वो भी शायद अब समझ जाएंगे कि विपक्ष की भूमिका में अगर वो न रहे, उन्होंने दाएं बाएं करने की कोशिश की, तो देश की जनता उन्हें भी उसका प्रतिशत देगी और ऐसा देगी कि वो हाशिए पर चले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि वो हाशिए पर चले जाएं और प्रतिशत मिलेगा अगर आप नहीं अपने रास्ते पर चले तो। लक्ष्मण जी, बड़ी आज दक्षिण में थोड़ी सी कहीं एक बयार थोड़ी सी बही थी कि कुछ होगा, लेकिन जो बात अभी भाई राकेश जी ने कही कि दरियादिली दिखाई और उन्होंने चुपचाप कुछ उसमें जो परंपरा परिपाटी का निर्वहन करने को लेकर बड़ा दल दिखा दिया है। दक्षिण में किस तरीके का एक आपको जो वहां जो आप बैठे हैं तो वहां सूचना है किस तरीके और क्या उम्मीदें हैं? क्या डिप्टी स्पीकर जैसे पद पर कहीं संभावनाएं दिखती? के सुरेश साहब 8 बार के सांसद, बहुत ही एक सीजन्ड लीडर, लगातार जीतने वाले, उनका अपना एक शैली अंदाज, और वो जिस दलित क्षेत्र से, दलित परिवार से आते हैं, नेता है वो, इन सब के बीच क्या कुछ आप वहां दक्षिण में किस तरीके की एक इन सब को लेकर क्या माहौल बना हुआ है? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, अभी मैं बाकी वक्ताओं से एग्रीमेंट करते हुए, जैसे जो हेमंत जी ने बोला, उससे मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं कि ये तो अभी शुरुआत है, बस 5 मिनट में ही उन्होंने अपना पुराना रूप दिखाया है, तो ये आगे आने वाले टाइम का इंडिकेशन आज दे ही दिया उन्होंने, संकेत। और साउथ की जो आप बात कह रहे हैं, मतलब आप चंद्रबाबू नायडू की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ अपने स्टेट से मतलब है और स्टेट के लिए पैसा चाहिए, और इस वक्त पैसा देने की स्थिति में मोदी जी हैं और उनको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। और वो इतने अच्छे उनका जो सब आंध्र पॉलिटिक्स में ऐसा हो गया है कि वोट परसेंटेज में वो और जगन रेड्डी एकदम बराबर खड़े हैं। तो ये तीसरी पार्टी जो बन के आई है, पवन कल्याण और थोड़ा बहुत बीजेपी, ये जिनके साथ होंगे सत्ता उनकी बन जाएगी। ये जैसे अब बिहार में जैसे हो रहा है उसी तरीके का हो गया है। तो उनको बस अपने इससे मतलब है, अपने स्टेट से उनको, और उन्होंने कोई सेंटर में भी बहुत भारी भरकम मंत्री पदवी नहीं चाहिए उनको कि कोई अपना राइवल पावर सेंटर बन जाए। उनको इतना है कि जगन को परेशान करना है और खुद अपना चलाना है, वहीं तक उनका इंटरेस्ट है। और वो सर्व जब तक कर रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है स्पीकर कौन बनता है। हाँ, उनको सिर्फ एक चीज वो ध्यान में रखेंगे कि भाई मेरी पार्टी पे कोई अटैक ना हो। तो जब तक वो नहीं होगा, जब तक बीजेपी वो नहीं करेगा, तब तक चंद्रबाबू नायडू की ओर से उनको कोई परेशानी नहीं होगी लोकसभा में या पार्लियामेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं पैदा होने देंगे वो। अरुण सर, मैं माफी चाहूंगा, मैंने चूंकि अध्यक्षीय एक टिप्पणी के नाते रोके हुए था, आपको बहुत इंतजार आज मैंने कराया क्षमा चाहते हुए। मैं ये जो पूरे का पूरा मंजर हम जिस पे बात करते हैं, वो जो राहुल गांधी की परिपक्वता, अंदाज, और साथ साथ जो अभी बात हुई कि सदन में बात हुई इमरजेंसी की, आपातकाल तब तो घोषित था, अघोषित में जो जी रहे हैं, अब तो वक्त है, अब वो उनके पास पूरा प्ले करने के लिए, विपक्ष के पास, प्रतिपक्ष के पास, आने वाले दिनों में सब चीजों पर होना है पूरा का पूरा खेल। कैसे आप देखिएगा आज का जो पूरा एक मंजर रहा, दृश्य रहा, और जो विपक्ष को जिस तरीके से एक साथ लेकर चलने की जो स्थिति पहले ही दिन नजर आई, जो मैंने कहा था पूत के पांव पालने वाला, इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या टिप्पणी, क्या आप देख पा रहे हैं आने वाला जो दौर होगा हाउस में, कैसा क्या दिखता है? संजीव जी धन्यवाद। जो आप, मैं अध्यक्षता करने की स्थिति में रहता नहीं हूं क्योंकि हम लोग तो आवाज लगाने वाले लोग हैं, ये काम हम राकेश जी से करवाते हैं। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के,
तो मैंने उन्हें सदन में देखा है। मैं जब यूपीए की सरकार थी, मैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों कवर कर रहा था। अब कई चीजें हैं जो यूनिक हैं राहुल के साथ। हम लोग बार बार कहते हैं कि लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया, उनके साथ क्या क्या हुआ। अगर आप राहुल की समीक्षा करें राहुल के व्यक्तित्व की, तो पहली चीज ये है कि राहुल गांधी भारतीय संसद में नरेंद्र मोदी से 10 साल सीनियर हैं। वो 2004 में सांसद बने थे और मोदी 2014 में आए हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी अगर चाहते तो 2010 में या 2004 में, 2008 में, 2004 से 14 तक कभी भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। मैं एक अनुभव बताता हूं। एक दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पार्लियामेंट की किसी कमेटी के लिए वोटिंग करके बाहर निकल रहे थे, तो हम लोगों की पत्रकारों की चाय का जो अड्डा था वो उसी गैलरी में उस कमरे के बाहर था। शायद कमरे का 163 नंबर है, लक्ष्मण को याद हो तो, या प्रदीप भाई बताएंगे। तो वहां पर हमने उन्हें रोक लिया। उन दिनों ये चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मनमोहन सिंह जी की सरलता इतनी थी कि मैंने उन्हें नमस्कार करके बातचीत शुरू की। वो रुक गए, उन्होंने बातचीत की। मैंने उनसे पूछा राहुल, तो वो बड़े विनम्रता से बोले, मैं तो चाहता हूं कि राहुल आए और पद संभालें, क्योंकि मैं उनके साथ काम करने को तैयार हूं, उनके लिए काम करने को तैयार हूं, पर राहुल तैयार नहीं है। और अगर आज जिस तरह नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसका अगर कंपैरिजन करें तो 2004-5 में प्रदीप भाई ने लोकसभा का संसद कवर किया, मान सकते हैं कि कोई बहुत दुविधा नहीं आती, राहुल गांधी तब भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। उसके बाद 2014 तक बीच में उन्होंने एक अध्यादेश फाड़ दिया था, उसको लेके अलग अलग बातें हुई। लेकिन जब 14 के बाद जिस कोलू में राहुल गांधी को पेरा गया है, राकेश भाई समझेंगे क्या नहीं हुआ। करोड़ों लोग लगे। इतना हमला तो किसी आजादी के सिपाही पे नहीं हुआ होगा जितना राहुल गांधी को नीचा दिखाने, उन्हें बदनाम करने, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, वही एक पूरी ताकत झोंकी गई इस बात पे कि राहुल गांधी को पप्पू बना दिया जाए। इसके बावजूद राहुल गांधी खड़े रहे। अब ये जो बात गांधी परिवार की होती है, जो गांधी परिवार पे, देखिए हर आदमी अपने मुंह में जबान रखता है, कुछ भी कह लेते हैं। ये देश तो वो है जहां रोज अखबार में पढ़ते हैं कि सुबह उठ के बेटा माँ बाप में जूते मारता है। तो भाजपाइयों ने जो किया, वो नेहरू को गाली देते देते 10 साल निकाल लिए उन्होंने। राहुल गांधी को लगातार कोलू में पेर रहे थे। वो ये भूल गए कि राहुल गांधी खत्म नहीं होंगे। वरना आप सोचिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नरेंद्र मोदी का बयान है आलू और सोने का, राहुल गांधी के नाम पर डाल दिया गया। क्या नहीं हुआ। राहुल गांधी के साथ नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत दुश्मनी निभाई है पहले दिन से। वो कौन राहुल कहना ऐसा नहीं था कि वो कोई बड़ी वो उनका स्वभाव है। लेकिन एक छोटे से मामले में संसद की सदस्यता खत्म कराना, वो गुजरात का न्यायालय जिसने ये सजा दी, उसके जज का क्या प्रमोशन हुआ, सब दिख रहा था। गांव में, गली में, मोहल्ले में जब बच्चे लड़ते थे ना, नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को उस लेवल पे जाके लड़ा, वहां पहुंचाया। और वही वजह थी कि राहुल गांधी आज एक और प्रतीक दिख रहा था, बात आगे कहूंगा। आपने देखा नरेंद्र मोदी दाहिनी तरफ थे और बाईं तरफ थे राहुल गांधी, उनके आगे आगे जा रहे थे अध्यक्ष। पहले तो मुझे अपने राकेश जी याद आ गए, सुबह सुबह ये एक छड़ी और एक स्वान लेके घूमते हैं, आगे आगे चलता है इनके। उसके साथ साथ आप देखो कैमरे में राहुल गांधी की हाइट 2 इंच ज्यादा लग रही थी। तो क्या करेंगे। राहुल गांधी को लेकर के जितनी तरह की प्रताड़ना, जितनी तरह की परिस्थितियां नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बना सकती थी, सब बनाई हैं। तो अब आप ये मानिए कि राहुल पूरी तरह से तप के निकले हैं। पार्टी के भीतर वो ग्रुप 23 क्या था, वो कांग्रेसी बुड्ढे जो कांग्रेस में अमरवेल की तरह थे, उन्होंने राहुल पर सवाल उठाए और सबने मान लिया। आज वो कहाँ है। क्या अपने बूते पर कोई चुनाव जीत के आ सकता है? चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे वो सब हो। क्यों नहीं आनंद शर्मा लोकसभा चुनाव का जीत के आए। तो ये लोग दो तरफा चल रहा था। मैं फिर कहता हूं कि भितरघात कांग्रेसियों ने किया। वो कांग्रेसी बीजेपी के इशारे पर राहुल के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। राहुल ने देखा, राहुल की मां ने देखा, कितना अपमान।
अगर आप आज सुब्रमण्यम स्वामी इस उम्र में, वो आज भी उन्हें याद आ रहा था कि राहुल गांधी बेल पर हैं नेशनल हेराल्ड केस में। अब उनको कौन कहे कि आपकी तो मति मारी गई है, आप किसी को भी गाली दे सकते हैं। मुद्दा यह है कि राहुल गांधी को सोना किसने बनाया तपा तपा के? नरेंद्र मोदी और उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज ने, और उनके उन पालतू नेताओं ने जो पर्सनल डिग्निटी तक भूल गए जिस तरह से। और एक सबसे बड़ी बात, सुबह जब हम बात कर रहे थे तो आनंद वर्धन सिंह जी ने कहा था कि वो गांधी डिपार्टमेंट अब कौन चलाएगा? वो मोहतरमा तो सदन में नहीं है, तो दो ही लोग चलाते थे भाई। सदन के भीतर जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, आपको याद होगा पुरानी संसद में एक बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री के गले मिलने चले गए, लगे सिंधिया तब साथ होते थे, सिंधिया साथ होते थे, मिलके आके उन्हें सिंधिया को जो फिर उसको उन्होंने पूरा वो बनाया था। आप प्रधानमंत्री, आपकी उम्र ऐसी, अगर सामने से एक युवा आपसे गले मिलने आया तो आप ऐसे हाथ हिला रहे थे, ऐसे प्रतिक्रियाएं कर रहे थे, ऐसे आंखें घुमा रहे थे। वो पता नहीं, आप सबने देखा होगा, हमारे यहाँ वो बहरूपिया आता था, अभी भी आता होगा शायद, राकेश भाई जानेंगे। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने? राहुल को नीचा दिखाने के लिए, राहुल को बदनाम करने के लिए मुकदमे, सदस्यता खत्म, मकान खाली, सब कुछ कर लिया है। और राहुल अगर चाहते तो 2010 में प्रधानमंत्री बनते। राहुल ने, ये जो राहुल तब के निकले हैं, 2004 से 24 तक का जो उनका सफर है, उसमें 2014 से और 24 तक का जो सफर है, उस सफर को आप देखिए, क्या नहीं हुआ है उनके साथ। दुनिया भर में, मतलब जिनकी औकात नहीं है राहुल लिख देने की, वो भी राहुल गांधी पे प्रवचन दे रहे थे। कोई उनके खानदान को मुसलमानों का खानदान बता रहा है, तो कोई उनके ननिहाल को लेकर टिप्पणी करता था। मतलब हम लोग कहते थे, जो अभी भी मैं मोहन भागवत जी से पूरी विनम्रता के साथ पूछूंगा कि आप कहते हो कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, तो संघ के स्वयंसेवक जो लिख रहे थे 10 साल से, जो कर रहे थे, क्या वही आपकी संस्कृति है? क्या उसी संस्कृति से आप आते हैं? मैं गोडसे या सावरकर की बात नहीं करूंगा, मैं बात करता हूं कि संघ के संगठन क्या संस्कार है संघ के, कि किसी भी व्यक्ति पर कोई भी लांछन लगा दो, कुछ भी कर दो। चाहे नरेंद्र मोदी भी तो संघ के स्वयंसेवक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने संस्कार सीखने चाहिए थे, उन्होंने भीख मांगने, पत्थरों में, पहाड़ों में घूमने में, उन्होंने संस्कार जैसी कोई चीज नहीं रही। और अगर संस्कार होते तो किसी भी महिला के लिए राष्ट्रीय विधवा, जर्सी गाय, शहजादा, ये किसके, कहां से शब्द आए, किसके मुंह से निकले? ये संघ जो है, आज मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी ने, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चेहरे पे कालिक पोत दी है। जो उनकी काली टोपी थी वो उनके चेहरे पे लगा दी है, क्योंकि पूरी कोशिश के बाद अगर संघ नरेंद्र मोदी की गतिविधियों से सहमत नहीं था तो बीच में सवाल उठा था कि निजी तौर पर इस तरह के हमले नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन संघ साथ था। आज राहुल ने अपने व्यवहार से, देखिए, संख्या बल उनके साथ था, अध्यक्ष वो बन सकते थे, बना लेते, वो बन भी गए, लेकिन अब भले ही आज उन्होंने 5 मिनट बाद अपना असली चेहरा दिखा दिया कि मैं 5 साल नहीं बताता रहूंगा। अरे 5 साल बताने की स्थिति में रहोगे तब ना, अब वो विपक्ष नहीं है। अब ये यूपी के लड़के जो आए हैं ना, अगर आप राहुल गांधी से वो उम्मीद कर रहे थे, जो राहुल गांधी ने किया, वो उम्मीद आप अखिलेश यादव से मत करना। याद होगा आप लोगों को, राकेश भाई, प्रदीप भाई, याद करिए सदन में क्या हुआ था उत्तर प्रदेश के, कहां पहुंचे थे लोग। केसरीनाथ त्रिपाठी जी बेंचों के नीचे घुस गए थे। तो ये सब कुछ यही है। दरअसल नरेंद्र मोदी और उनकी टीम में राहुल गांधी को रगड़ रगड़ के ऐसा घिसके बना दिया है कि अब वो सच में, जैसे अपना नर्मदा में कई बार शिवलिंग मिलते हैं जिसको नर्मदेश्वर कहते हैं, नर्मदा शंकर कहते हैं, तो राहुल अब मोदी की वजह से नर्मदा शंकर बने हैं। जितनी गाली खाई, जितना पान, जिस तरह की बेइज्जती, और क्या नहीं छोड़ा। मतलब छोटी छोटी चीजों पे कल से आज तक, भाई ये तो मान्य परंपरा है कि विपक्ष को आप पद देते हैं उपाध्यक्ष का, उसमें भी वही बात है। एक तरफ आप कहते हो विपक्ष का सकारात्मक सहयोग चाहिए, और दूसरी तरफ आपका लोकसभा अध्यक्ष कितनी बेशर्मी से कहता है मैं 5 साल बताता नहीं रहूंगा कि जब अध्यक्ष खड़ा होता है सब बैठ जाते हैं।
तो मैंने तो वो देखा है भाजपा के लोग 2G पे, वो 2G जो विनोद राय की कृपा से हुआ, जिसमें कोई किसी को कोई सजा नहीं हुई, विनोद राय सब कुछ पा गए, वो बीजेपी के इशारे पे कर रहे थे। तब बीजेपी के सदस्य क्या करते थे? तब तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब बड़े बड़े नाम थे। हाउस में क्या होता था प्रदीप भाई बताएंगे। तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि राहुल गांधी ने उस तरह से कोई जवाब कभी नहीं दिया, और राहुल के साथ राहुल ने 2 मोर्चों पे लड़ाई लड़ी है। राहुल घर में लड़ रहे थे और राहुल सामने से लड़ रहे थे। सामने का जो कमीनापन था, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, असंसदीय हो सकता है लेकिन ये संसद नहीं है। जो विपक्ष का कमीनापन था वो तो राहुल ने सत्ता पक्ष का जो कहे, अब तो 10 साल से सत्ता में है, लेकिन घर के भीतर उन पर सवाल उठाए वो लोग जो उनके, अगर उन्हीं की भाषा में कहें तो उनकी दादी और उनके पिता की कृपा पर राजनीति में आए, उनकी कृपा पर नेता बने। उन लोगों ने क्या नहीं किया? राहुल गांधी में अपनी व्यक्तिगत कमियां हो सकती हैं, हर कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं है, और पूरा हो तो वो भगवान हो जाता है। वैसे तो सवाल इस देश में भगवान पर भी उठाते हैं। उनके लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा घातक तो वो टीम रही है ग्रुप 23। कभी भी किसी भी मोर्चे पे, अभी जब से जयराम रमेश आए और उन्होंने मीडिया डिपार्टमेंट संभाला, उसके बाद नरेंद्र मोदी एक शब्द बोलते थे, उनके 25 झूठ वीडियो पर आ जाते थे। उसके बाद स्थितियां बदली हैं। अन्यथा गाली देती थी पूरी बीजेपी का मतलब एक कुत्ता पिल्ला भी आके राहुल को गाली दे जाता था, कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोलता था। कैसे कैसे लोग, आप देखिए ना, आपने सबको देखा है, जिनके पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं होते थे बीजेपी में, आज वो अपने जहाज में उड़ रहे हैं, और बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत संस्कारवान पार्टी है। हमने दिल्ली, भोपाल, उत्तर प्रदेश सब देखे हैं, सबको नजदीक से देखा है। जितना ढोंग संघ और भाजपा कर रहे हैं, संघ का ढोंग उस वक्त नहीं मानते कि ढोंगी नहीं, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने बिलो द बेल्ट हिट शुरू किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता कि ये गलत है, सोनिया गांधी के खिलाफ टिप्पणी की गई, वो गलत है। अब संघ कब बोला? जब नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहेंगे नड्डा से कहा लात मारो संघ को, जब उन्होंने कह दिया संघ की हमें जरूरत नहीं है, तब संघ को जो है विपक्ष को साथ लेने की बात आ गई, मणिपुर भी याद आ गया, अहंकार भी बोलने लगा। क्यों? तो सबने मिलके ये जो पूरा, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में राहुल जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा राजनीति में। करोड़ों लोग जिसके खिलाफ रोज सुबह उठ के अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठे वीडियो कहीं, अरे कैसे कैसे अकाउंट, एक ही नाम के अकाउंट बने हुए हैं 20, या एक ही कंटेक्स्ट, एक ही टेक्स्ट, सैकड़ों अकाउंट से, तो सबको पता लगता था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल राहुल को आज भी, संजीव जी, आज भी अगर किसी चीज की जरूरत है राहुल को, तो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द, अपनी पार्टी के भीतर, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। ममता बनर्जी भी उन्हें धोखा नहीं देंगी, अपने डीएमके वाले भी साथ दे जाएंगे, लेकिन कब उनकी जेब से विभीषण निकल आए, सबसे ज्यादा जरूरत अब राहुल को है। नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उन्हें अब कांग्रेस में सफाई करने की जरूरत है। अच्छे लोग चुने, जैसे मध्य प्रदेश में मूर्ख चुन लिए, ऐसे भी नहीं चुने, क्योंकि लाना है उनको कांग्रेस को पटरी पे, तो नए सिरे से करना पड़ेगा। और आज नरेंद्र मोदी का कद तो वैसे ही छोटा हो गया, जब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और उसके बाद उनके स्पीकर ने 5 मिनट में वही चीजें कर दी। तो ये है कि राहुल को मांझ दिया है नरेंद्र मोदी ने, और इसका खामियाजा खुद नरेंद्र मोदी भुगतेंगे, क्योंकि जनता ने देख लिया कि राहुल कितने विनम्र हैं और मोदी कितने उग्र हैं, या मोदी की क्या भाषा है। तो अब आज के बाद चाहे बिरला जी कितना कुछ कर लें, मोदी जी में उतनी दम नहीं आएगी, क्योंकि जब बगल में खड़े होंगे तो राहुल गांधी 2 इंच ऊंचे दिखाई पड़ेंगे, तो जवाब सब आएगा। ये संभव है कि राहुल गांधी को हिंदी भाषा में उस तरह की चीजें वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सकें, वो अंग्रेजी में बात करेंगे, लेकिन बगल में जो इटावा का छोरा है ना, सफाई वाला, वो कूद के मारेगा, वो कुछ नहीं छोड़ने वाला है। उसका खानदानी काम यही है। जो मुलायम सिंह ने जिस तरह अकेले दम पे खड़े हुए, अखिलेश को तो विरासत में मिला है, लेकिन उन्होंने अपने बाप चाचाओं को अखाड़े में दांव करते देखा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये बहुत खतरनाक है। और एक और चीज कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अयोध्या उनके सामने ला दी है। भाई
राम के पिताजी दशरथ को अवधेश भी कहते थे। तो अयोध्या के राजा जो बन के आए हैं जनता के युग में, जनता के वोट से जो राजा बने, अवधेश प्रसाद सिंह, वो पहली रो में बैठते हैं और वो एक चेहरा दिखता है और दूसरी तरफ अयोध्या से खबरें आ रही कि मंदिर में पानी टपक रहा है, सड़कें बैठ गई हैं, रेलवे का प्लेटफॉर्म गिर गया है। तो गुजरात की लूट जो अयोध्या में है और जो अयोध्या बैठी है संसद में, ये भी नरेंद्र मोदी का रोज, चाहे वो मोटा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, ये दोनों को भुगतना पड़ेगा। चेहरे दिखेंगे, वो अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते। और मुझे तो जो लगता है, जो सुबह भी बात हो रही थी, अब मोदी जी को के लिए इस्तेहार देना पड़ा करेगा, संसद में आ जाओ। वो आएंगे नहीं, उनको इतना छेड़ा जाएगा, वो नहीं आने वाले हैं। और बिल्कुल, आज बिल्कुल। का दिन राहुल गांधी के लिए एक नई, कल शाम को वो नेता चुने गए हैं, आज से उनकी जिंदगी की नई शुरुआत है। कितना बिल्कुल, रगड़ा गया है, कितनी परिपक्वता उनमें आई है, वो उन्होंने प्रमाणित किया है। लेकिन जितनी वो मुस्कुराएंगे नरेंद्र मोदी, उतने ही अंदर से उबलेंगे और फिर मजा आएगा। आने वाले दिनों में और तमाशा देखेंगे हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अरुण जी बहुत सारी सब कुछ, लगभग मैं कुछ और सवाल करना चाहता था, लेकिन अब मुझे जो समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो मैं इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा। राकेश जी, प्रदीप जी, लक्ष्मण जी, हेमंत जी और अरुण सर, और साथ में हमारे पहले जुड़े हुए थे अजय सर, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। पूरी की पूरी तस्वीर जो है, किस तरीके की संभावित है, वो इसको उकेरा मैं आप एक चीज लोगों ने। कहना चाहूंगा संजय जी, बिल्कुल, एक लाइन 2 लाइन में बिल्कुल एक लाइन। कहिए। जी, ये जो जी, हो रहा है ना कि विपक्ष वैसे, सत्ता पक्ष उसी गुर में है, विपक्ष भी वैसे, सत्ता पक्ष में ऐसा कोई नहीं। अब भाई, इंसान और जानवर पे कई ऐसे मुहावरे हैं जिसमें है कि चरित्र नहीं बदलता है। तो किसी को ये नहीं है कि हाँ, बहुत से मुहावरे हैं, अरे देने में पूछ बड़ा के भी भयानक हो नहीं, जाएगा। तो चरित्र मोदी जी का या बीजेपी का या उनके रणनीतिकार के बदले का ये कोई नहीं कह रहा, जो हेमंत जी को वो था। और ना अभी ये टकराव ऐसे रूप लेने जा रहा है कि हाथापाई पॉलिटिक्स से धीरे धीरे चलेगी। अभी विपक्ष अपना रुख दिखाएगा, ये भी अपना रुख दिखाएंगे। आज जो बिरला ने किया, वो कहीं ना कहीं राहुल का जो तीर था उनके अंदर धस गया, जो उनको समझा रहे हैं। एक तरह से उनको प्रवचन दिए ना कि साहब डेमोक्रेटिक वैल्यू ऐसे चलेगी, आप जो जी, चला जी, देते उन्हें चलेगी, वो से तिल मिलाए हैं। जी, और जी, एक और मैं बीच में बोलूंगा कि राहुल गांधी के जो कह रहे हैं अरुण जी, कांग्रेसी सेंट्रल हॉल में बैठ के आज से 5 साल 6 साल पहले कांग्रेस में ये मुझसे हमसे उसमें कई हैं, अभी साथ में हैं, कि जब तक ये रहेंगे तब तक कांग्रेस गई है। तीसरे जो अभी मैं दो चीज, तीसरे जो इन्होंने कहा अभी कि वहां पे छोटी पार्टियों की जरूरत है, अजय जी चले गए। फैक्ट है संजीव जी कि छोटी पार्टियों में वक्ताएं बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बनासवाला बिल्कुल। थे, ओवैसी जी, है, ओवैसी के फादर जी, थे। और जी, जी, कांग्रेस और बीजेपी में कई फालतू बोलने वाले हैं जिन्हें 10-10 मिनट का समय मिलता है। जी हाँ, जी हाँ, और जी इन लोगों को ये होता है जब बोल उठाते हैं तो 1 मिनट में अपनी बात कह लीजिए। कभी कभी प्लीज। हम लोग खुद वो, ये बस इतना ही कहना था। थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो अरुण जी ने बात की, मैं सहमति जताऊंगा। मैं चर्चा खत्म करने के पहले कि बहुत सारे और कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। आप टीएमसी में भी देखिए, टीएमसी में भी बहुत विद्वान भी हैं और जुझारू लड़ाका भी हैं, वहां भी है। चाहे आप डीएमके में, सब तरफ, चारों तरफ जो विपक्ष है, बहुत अब बहुत पसीना बहाना पड़ेगा और ऐसा आसानी से नहीं छूटेगा। और जो अरुण जी ने कही बात कि शायद इश्तेहार देना पड़े, वो भी स्थितियां पैदा हो सकती है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हम यहीं विराम देंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें साफ निकला है कि शुरुआत जो हुई है, आगाज जो हुआ है, ये आगाज आने वाले दिनों में और तीखा होगा, तल्ख होगा। और जो संसद में जो कुछ अभी होता आया पिछले 10 सालों में, वो 10 साल जैसा दृश्य, भले ही सब कुछ कोशिश कर ली जाए, वैसे नजारे सत्तारूढ़ दल और चाहे वो आसंदी हो, दोहरा नहीं पाएगी। देखिए, जो कुछ होगा आगे होगा, तो हम निरंतर 4PM आपको सब चीजें पहुंचाता है, तो पहुंचाते रहेगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। निरंतर आप प्यार दे रहे हैं हमको, और प्यार बढ़ाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। हमारे इस वीडियो को जो लिंक है उसे अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिएगा, तो और हमें संबल मिलेगा, बल मिलेगा। हम आपके लिए और ताकत से अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और ऐसे ही आपको चर्चाओं में शामिल करते कराते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।
धन्यवाद, नमस्कार।